जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड यूपीएसआई दरोगा के लिए जीके जीएस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे पढ़ना होगा चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से, और सभी विषयों की तैयारी एकदम बेसिक से चैप्टर वाइज तरीके से करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये साथियों आज पहली क्लास है, इसके अंतर्गत फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न होंगे। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं बच्चों। तो देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या कहता, आप सभी के सामने है। कहता है कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? तो कणों की तरंग प्रकृति बच्चों डी ब्रोगली ने स्थापित की। किसने? डी ब्रोगली ने स्थापित की। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई पूछा है तो हो जाएगी टेस्ला। अगर आपसे केवल पूछता चुंबकीय फ्लक्स की पूछता तो हो जाती वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की बच्चों होती है क्या? वेबर होती है। और साथियों यहां पर जो दे रखा है न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और ये जो अर्ग दे रखा है बच्चों, अर्ग अर्ग ये साथियों सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। किसका? कार्य का मात्रक होता है। ये सभी बातें याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, ये रहा तीसरा नंबर। कहता है एम्पियर मात्रक है किसका? तो एम्पियर साथियों विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक साथियों कूलाम होता है। और साथियों प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का अभी बताया था बच्चों टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? एनीमोमीटर, बेवामीटर, यूडियोमीटर, पिकोनोमीटर। तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए पिकोनोमीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बेवामीटर का इस्तेमाल बच्चों मिट्टी के यांत्रिक गुण को मापने में किया जाता है। और यूडियोमीटर का इस्तेमाल बच्चों गैस के मिश्रण का आयतन में परिवर्तन को मापने में किया जाता है। और एनीमोमीटर का इस्तेमाल बच्चों पवन का वेग यानी कि हवा का वेग जानने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। हवा का वेग कौन मापता है? एनीमोमीटर। ऑप्शन डी आपका बच्चों सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है बच्चों? तो शक्ति का जो सूत्र होता है, सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। शक्ति का जो सूत्र होता है वो साथियों क्या होता है? वो होता है कार्य बटे समय। क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। और कार्य को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? कार्य को लिख सकते हैं बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? बीमा क्या होती है? बीमा को साथियों ये बीमा एक ऐसी चीज होती है, इसको केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय के माध्यम से लिखा जाता है। ये हो गया विस्थापन। और नीचे समय तो दे रखा है, पूरे के नीचे ये समय हो जाएगा। अब देखिए साथियों बल की जो बीमा होती है, बल की बीमा ये साथियों होती है एम एल टी माइनस टू, टी की पावर -2। और साथियों गुणा में विस्थापन साथियों एक प्रकार की दूरी ही होती है, इसीलिए दूरी का मात्रक होता है लंबाई, इसलिए यहां पर लंबाई लिखा। और समय मतलब टाइम, तो टी नीचे लिख दिया। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बराबर में देखिए एम तो एक ही है कुल मिलाकर। एल देखिए यहां पर बच्चों एक एल पहले से, गुणा वाला एल यहां पर इसका पावर दो बार हो गया एल। और टी देखिए बच्चों टी -2 पहले से है, ये एक नीचे से जाता है वो भी माइनस में होता है तो जुड़ जाएगा, तो -3 हो जाएगा। ऐसा कहां पर दिख रहा बच्चों? ऐसा देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा। तो ऑप्शन बी क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? उभय अवतल लेंस,
बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। साथियों, दृष्टि वैषम्य एक प्रकार का आंख का दोष है और इसके अतिरिक्त बच्चों क्या हो जाता है, कार्निया में लेंस की अनियमित आकार मतलब आकार बदलाव हो जाता है, जिसके चलते बच्चे व्यक्ति को अगर क्षैतिज दिख रहा है तो ऊपर नहीं दिखेगा, अगर क्षैतिज दिख रहा तो ऊपर यानी कि ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगा, अगर ऊर्ध्वाधर दिख रहा है, अगर ऊर्ध्वाधर दिख रहा है तो क्षैतिज नहीं दिखेगा। यही समस्या होती है और इस समस्या का निवारण के लिए बच्चों बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बच्चों सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है फ्रंट व्हीटिकल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया। तो साथियों फ्रंट व्हीटिकल ने जेट इंजन का आविष्कार किया, जिसका इस्तेमाल साथियों आधुनिक रूप से जहाजों में किया जाता है और यह रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाइफोकल दर्पण, सादा दर्पण। तो साथियों दंत का बड़ा चित्र देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है और इसका इस्तेमाल बच्चों वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। कहां पर, वाहनों की हेडलाइटों में किया जाता है। और साथियों बात करें उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है बच्चों। कहां पर, साइड में इस्तेमाल किया जाता है, साइड दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है साथियों, जिसके चलते जो वाहन चालक है यानी कि ड्राइवर अपने पीछे आने वाले वाहनों को आसानी से देख सकता है और अपने वाहन को सही ढंग से चला सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है बच्चों इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर, यहां पर नाम बताना है कौन थे वे, किसने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। तो उनका नाम बताना है, ये कौन था बच्चे। तो ये कौन हो जाते हैं, ये सीवी रमन हो जाते हैं। और सीवी रमन ने बच्चों प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित एक नियम दिया था, जिसको साथियों रमन प्रभाव कहा जाता है। क्या, रमन प्रभाव कहा जाता है, जिसके चलते बच्चों इनको 1930 में साथियों भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या बच्चों, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, और 28 फरवरी को इन्होंने खोज किया था, 28 फरवरी को खोज किया था। तो इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये हो जाता है, कहता है प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। प्रकाश वर्ष बच्चों दूरी का मापन करता है। किसका, दूरी का मापन करता है। और प्रकाश की जो बच्चों चाल होती है, प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, वो होती है बच्चों 3 गुणे कितना, 3 गुणे 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इतना प्रकाश की चाल होती है और इसी चाल से प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तय करती है, 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर। इतनी दूरी तय कर जाती है एक साल में, यानी कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी मीटर होते हैं, 9.46 गुणे 10 का पावर 15। एक प्रकाश वर्ष में इतने मीटर होते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। सीवी रमन, जेसी बोस, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा। तो कौन थे बच्चों, ये थे विक्रम साराभाई। कौन थे, विक्रम साराभाई जी थे। इनको साथियों 1966 में इनके कार्यों के लिए 1966 में पद्म भूषण कौन सा साथियों पुरस्कार, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है फारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है बच्चे। फारेनहाइट में पूछा है, तो बच्चे अगर आप पहले देखिए, अगर सेल्सियस में पूछता
तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता, ठीक है। और अगर केल्विन में पूछता तो 373 डिग्री केल्विन हो जाता। और अगर आपसे फारेनहाइट में पूछा है तो बच्चे 212 फारेनहाइट हो जाएगा। 212 डिग्री फारेनहाइट कहां पर है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है बच्चों। ऑप्शन बी बच्चों आपका क्या होता है? एकदम सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का मैंने पहले बता दिया था। एनीमोमीटर का इस्तेमाल पवन का वेग और बल ज्ञात करने में किया जाता है। और थर्मामीटर का इस्तेमाल तापमान को मापने में किया जाता है। स्पीडोमीटर का इस्तेमाल बच्चों वाहन की गति को मापने में किया जाता है। वाहन की गति को मापने में किया जाता है, इतना याद रखिएगा। और ये लैक्टोमीटर का इस्तेमाल दूध की शुद्धता, किसकी बच्चों? दूध की शुद्धता को मापने में किया जाता है, ठीक है। दूध की शुद्धता को मापने में किया जाता है, इतना बात याद रखेंगे। ऑप्शन डी क्या होगा? आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? अगर बात करें बच्चों विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो हो जाता है चांदी, लेकिन चांदी ऑप्शन में है नहीं, तो साथियों हमको कॉपर लगाना होगा। सबसे अच्छा चालक की बात करेंगे तो चांदी होगा, लेकिन चांदी महंगी पड़ती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसीलिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा? आपका सही जवाब होगा बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था बच्चों? तो भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। कौन था बच्चों? आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी आपका बच्चों सही जवाब हो जाता है। और इसको कब भेजा गया था? ये बच्चों भेजा गया था 19 अप्रैल। 19 अप्रैल और सन क्या था बच्चे? सन था 1975। 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। और इसके वजन की अगर बात कर ले बच्चों तो इसका वजन जो था 360 केजी था। 360 केजी था, इतना याद रखिएगा। और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? यानी कि ध्वनि का मात्रक, ध्वनि जो मापी जाती है किसमें मापी जाती है? ये बच्चे ध्वनि जो है डेसिबल में मापी जाती है। किसमें बच्चा? डेसिबल में मापी जाती है। और इसको डेसिबल को स्मॉल डी कैपिटल बी से दर्शाया जाता है। किससे बच्चा? स्मॉल डी कैपिटल बी से दर्शाया जाता है। और न्यूटन की बात कर लेंगे बच्चा। न्यूटन किसका मात्रक होता है? ये होता है बल का। और फारेनहाइट अभी अभी बताया, ये तापमान को मापता है। तापमान के कई मात्रक जैसे सेंटीग्रेड, सेल्सियस डिग्री और साथियों फारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। अगर इस तापमान का एसआई मात्रक की बात करेगा तो आपको केल्विन लगाना है। क्या बच्चे? केल्विन लगाना है। ऐसे तो बहुत है, फारेनहाइट भी है, लेकिन एसआई केल्विन होता है। और कैलोरी बच्चा क्या है? कैलोरी भोजन की ऊर्जा को मापता है। भोजन की ऊर्जा को मापता है, इतना बात याद रखेंगे बच्चे। भोजन की ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। ऑप्शन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, सॉरी डी है बच्चों। डी इसके लिए सॉरी। इस प्रश्न का सही जवाब बच्चों क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है। कहता अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस जे कासिम थे। कौन बच्चों? डॉक्टर एस जे कासिम, यानी कि इनका पूरा नाम था सैयद जहूर कासिम। सैयद जहूर कासिम, ठीक है बच्चों। सैयद जहूर कासिम, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होता है बच्चों? आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चे जो फ्रिज होता है आपका, उसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल द्रव के रूप में किया जाता है? तो बच्चे अमोनिया गैस का इस्तेमाल द्रव के रूप में किया जाता है। तभी से वो साथियों वो ठंडा कर पाता है, वाष्पीकरण की क्रिया के कारण वो ठंडा कर पाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान में तकनीक है, ठीक है। और एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? यानी कि एलईडी का पूरा नाम बताना है आपको। इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है बच्चों? लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इतना याद रखेंगे। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता है बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या है। ये बीएमआई बच्चों क्या होता है, ये बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई का पूरा नाम क्या था, बॉडी मास इंडेक्स। और ये साथियों शरीर द्रव्यमान सूचकांक हिंदी में कहते हैं। ये इस बात की जानकारी देता है कि शरीर का भार उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है या गलत। ठीक है बच्चों, इसका सूत्र होता है बच्चे वजन। वजन काहे में होगा, वजन होगा केजी में, वजन होगा केजी में और बटे लंबाई का स्क्वायर मीटर में, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये कहां पर है, ये देख पा रहे होंगे आप, ऑप्शन ए में ही है। ऑप्शन ए बच्चों क्या हो जाता है, आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही। इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना, आपको लगेगा ही नहीं कि ये साइंस का प्रश्न है। क्या कहता, अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया। यह किसका एक उदाहरण है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम और आंशिक रूप से न्यूटन के गति का प्रथम नियम तथा गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो बच्चों ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। किसका उदाहरण साथियों, प्रथम नियम का उदाहरण है। और प्रथम नियम बच्चों क्या है, जड़त्व का नियम है। और जड़त्व कहता है कि कोई वस्तु तब तक के उसी अवस्था में रहेगी जिस अवस्था में वो है, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो साथियों कोई किताब अगर मेज पर रखी है तो वो मेज पर ही रखी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो जो पुस्तक थी वो शेल्फ पर बनी थी, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया, तो वो 2 वर्ष क्या 4 वर्ष तक भी बनी रहेगी, 10 वर्ष तक भी बनी रहेगी। तो इसलिए यहां पर न्यूटन के प्रथम नियम का काम करता है। ठीक है, प्रथम नियम काम कर रहा है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूं और वह वापस मेरे पास आती है। यह किसका उदाहरण है। आंशिक रूप से न्यूटन के गति का प्रथम नियम और न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। अगला देखिए कहता न्यूटन के गति का प्रथम नियम, अगला देखिए न्यूटन के गति का द्वितीय नियम और न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो बच्चे ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। और न्यूटन के गति का तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं इधर, तो वो वस्तु भी आप पर बल लगाएगी, लेकिन उतना ही बल लगाएगी लेकिन विपरीत दिशा में। तो साथियों कोई लड़का है या मैं ही समझ लीजिए, मैं अगर गेंद को दीवार पर ताकत लगाकर मारूंगा तो वो दीवार जो है वो दीवार को वो गेंद को उतनी ही ताकत से धकेलेगी लेकिन विपरीत दिशा में, जिस कारण गेंद उससे टकराकर तेजी से हमारी ओर आता है, क्योंकि क्रिया के बदले में प्रतिक्रिया हुई है। और इसके साथियों कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि बंदूक चलाने वाला गोली चलने के बाद बंदूक चलाने वाले को पीछे की तरफ झटका लगता है। और अगर नाव किनारे पर खड़ी है, अगर उस पे एक किनारे पर जाकर कूदेंगे तो नाव पीछे की ओर हट जाएगी बच्चे। ये कुछ इसके अन्य उदाहरण हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी बच्चों आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है या फिर होते हैं। ठीक है, तो परमाणु देखिए बच्चों, किसी भी तत्व का परमाणु ऐसे होता है और उसको प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसके बाहर साथियों इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि साथियों क्या होते हैं, ऋणावेश होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर, और यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। ये साथियों इलेक्ट्रॉन जो है बाहर रहते हैं। और नाभिक क्या हो गया बच्चा, नाभिक मैंने आपको दिखा दिया, ये जो प्लस वाला गोला है ये नाभिक है बच्चों। इसमें कौन कौन से तत्व रहते हैं, इसमें बच्चों न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन रहता है उदासीन बच्चों, क्या रहता है, उदासीन। इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि आवेश नहीं होता। और प्रोटॉन पर बच्चों प्लस का चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए नाभिक जो होता है वो पॉजिटिव दर्शाता है। और साथियों बात करें नाभिक की खोज की, नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने की थी। किसने, रदरफोर्ड ने की थी। और साथियों जो ये नाभिक में किसी भी परमाणु का जो पूरा उसका भार होता है वो नाभिक के द्वारा ही दर्शाया जाता है। ठीक है, और नाभिक में ही वो केंद्रित रहता है।
तो बच्चे आशा करते हैं हम आप आसानी से सारी जानकारी समझ गए होंगे और आपका उत्तर तो पहले ही मिल गया था, ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता डेसिबल इकाई है किसकी? तो पहले ही बता चुके हैं, डेसिबल जो बच्चा है ये ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। इसके द्वारा ध्वनि को साथियों मापा जाता है और इसको स्मॉल डी कैपिटल बी से दर्शाया जाता है बच्चों। और एक बात करें, एक सामान्य मनुष्य जो होता है वो 0 डेसिबल से 180 डेसिबल तक ध्वनि को सुन सकता है। इसके बाद अगर वो 180 के बाद सुनेगा तो उसके कान के पर्दे फट जाएंगे और वो बहरा हो जाएगा। और जो सामान्य बातचीत होती है बच्चों, क्या होता है? सामान्य बातचीत होती है वो कितने डेसिबल में होती है? सामान्य बातचीत जो होती है वो साथियों 60 डेसिबल में होती है, लगभग में 60 डेसिबल के आसपास में होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या होता है आपका? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अनुशोषण अवशोषण, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का विवर्तन। तो साथियों प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परिवर्तन, ध्वनि का परावर्तन। क्या बच्चों? ध्वनि का परावर्तन। और ये कैसे होता है? जब साथियों जब हम ध्वनि तरंगे दूर तक भेजते हैं, यानी कि हम आवाज देते हैं तो ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दीवार से, टावर से या पहाड़ से टकराकर फिर से हमारे पास आती हैं और हमको पुनः सुनाई देती हैं। इसी को बच्चों कहा जाता है प्रतिध्वनि। तो ऑप्शन आपका हो जाता है सी सही जवाब बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये क्या कहता है? सर्वोत्तम विद्युत चालक। बच्चों मैंने आपसे पहले ही बताया था, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। चलिए अब हम आपको बता ही देते हैं, सबसे उच्चतम जो बढ़िया चालक है वो चांदी होता है, लेकिन महंगा होने के कारण हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं बच्चों। और इससे थोड़ा सा कम क्या होता है? इससे थोड़ा सा कम होता है बच्चों तांबा, थोड़ा सा कम होता है तांबा। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होता है? एल्यूमिनियम। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है टंगस्टन। इसके बाद होता है टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन। और इसके बाद जो साथियों निम्न क्वालिटी के विद्युत चालक हैं वो आते जाते हैं। ये मुख्य रूप से होता है, इतना याद रखिएगा। सबसे अच्छा चालक की बात करेगा तो चांदी होगा, अगर चांदी ऑप्शन में ना दिया होगा तब तांबा होगा, यानी कि कॉपर होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात को याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है सौर ऊर्जा का स्रोत। सौर ऊर्जा का स्रोत बच्चों नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन की क्रिया को हम एकदम आसानी से आपको समझाते हैं। देखिए नाभिक के बारे में मैंने आपको भी बताया था। नाभिक साथियों क्या होता है? इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये इसकी खोज साथियों रदरफोर्ड ने की थी। मान लीजिए एक कोई छोटा नाभिक ये है और एक छोटा नाभिक ये है कोई। अगर साथ ये दो नाभिक हैं छोटे, अगर ये जुड़कर एक बड़ा नाभिक बना दें, अगर जुड़कर ये दोनों एक बड़ा नाभिक बना दे तो इस क्रिया में साथियों नाभिक बनने के साथ साथ अपार ऊर्जा होती है। क्या? अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यही साथियों सूर्य की ऊर्जा का कारण है। सूर्य की ऊर्जा का कारण यही है बच्चों। मैंने आपको एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आया तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चे क्या कर दीजिए? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि साथियों आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कहता है? कहता है वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपना लोकेशन अपने साथियों को बताने के लिए, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। तो बच्चे वेरी लाइट पिस्टल का इस्तेमाल रात को बच्चा किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी बच्चों क्या होगा? आपका सही जवाब होगा। और वेरी लाइट पिस्टल का इस्तेमाल बच्चों संकेत देने के लिए भी किया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे, संकेत देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कहता है? अगला प्रश्न ये रहा, कहता अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? नार्को टेस्ट का, ब्रेन मैपिंग टेस्ट का, पॉलीग्राफ टेस्ट का, उपरोक्त सभी का।
तो बच्चे झूठ पकड़ने के लिए इनमें से सभी का साथियों इस्तेमाल किया जा सकता है, सभी का प्रयोग किया जा सकता है। अगर मुख्य रूप से बात करेगा, मुख्य रूप से तो पॉलीग्राफ हो जाएगा, मुख्य रूप से क्या होता है, पॉलीग्राफ होता है, ठीक है। और इसके बाद साथियों झूठ का पता लगाने के लिए ब्रेन मैपिंग में भी साथियों उसके मस्तिष्क में संवेदनाओं को रिकॉर्ड करके पता लगाया जा सकता है। और नार्को टेस्ट के माध्यम से भी साथियों क्या जानकारी वो व्यक्ति छिपा रहा है इसका पता लग सकता है। तो ऑप्शन डी बच्चों आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट कैलोरी है। ऑप्शन डी आपका बच्चों सही जवाब हो जाता है। और बात करें ओम किसका मात्रक है, ओम साथियों वैद्युत प्रतिरोध का है। इसका बच्चों वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाता है। और वाट की बात करें बच्चे, वाट हो जाता है विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक साथियों वाट हो जाता है। और ये हॉर्स पावर होता है अश्व शक्ति, यह भी साथियों शक्ति का ही एक मात्रक होता है, जिसमें एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ये बच्चों याद रखेंगे, 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में। ये सभी चीजें याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है। तो साथियों विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलस्टार 1 हो जाएगा। टेलस्टार 1 बच्चों ये कहां से कब और किसके द्वारा साथियों प्रक्षेपित किया गया। ये साथियों अमेरिका की एजेंसी नासा के द्वारा सन 1962 में आकाश में प्रक्षेपित किया गया। साथियों भले ही यह क्रियाशील नहीं है, ये अब कोई कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन ये अभी भी अपनी कक्षा में विद्यमान है, इस बात को भी याद रखेंगे। ऑप्शन सी बच्चों आपका सही जवाब होता है इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, कहता है किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। बच्चे ध्वनि की गति की बात करें, सबसे अधिक होती है ठोस में, सबसे अधिक होती है ठोस में, उससे थोड़ा सा कम होती है द्रव में, और उस सबसे कम होती है गैस में। ये साथियों ध्वनि की गति के हिसाब से घटता हुआ क्रम है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। अब आप सभी में देख रहे हैं, इन सभी में ठोस कौन है, ये बर्फ है। सबसे अधिक बर्फ में होगी, और उससे कम पानी में, और सबसे कम वायु में होगी। ऑप्शन बी बच्चों आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है बच्चों। तो किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए बच्चों किया जाता है ओमिसोमीटर का। ओमिसोमीटर का इस्तेमाल मानचित्र पर दूरी को मापने के लिए किया जाता है बच्चों। और इसको बच्चों क्या कहते हैं, इसको मोलोग्राफ, इसका एक अन्य नाम मोलोग्राफ भी इसको कहते हैं। मोलोग्राफ के साथ साथ इसको एक चीज और कहते हैं, एक चीज इसका और अन्य नाम है कर्वीमीटर। क्या बच्चों, कर्वीमीटर। ये सभी चीजें याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और माइक्रो साथियों माइक्रोमीटर है, ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है, जिसको एमएम भी कहा जाता है बच्चों। अगर कोई त्रुटि हो तो एकदम नाम मात्र की त्रुटि हो। और प्लानोमीटर का इस्तेमाल बच्चे 2D आकृतियों के क्षेत्रफल को निर्धारण करने में किया जाता है। क्या बच्चों, 2D आकृतियों के क्षेत्रफल के निर्धारण में किया जाता है। और बात करें क्रोनोमीटर की, क्रोनोमीटर बच्चे जलयानों में सही समय बताता है। क्या बच्चे, क्रोनोमीटर जो होता है जलयानों में सही समय का पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी बच्चों आपका सही जवाब होता है इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, ये रहा, कहता है पलायन वेग किसे कहते हैं बच्चों। पलायन वेग की बात करें बच्चों, वह वेग जिस वेग से किसी पिंड को पृथ्वी से फेंका जाए अंतरिक्ष की ओर, और वह सदा के लिए अंतरिक्ष में चला जाए और कभी भी पृथ्वी पर लौट कर ना आए, तो ऐसे वेग को पलायन वेग कहा जाता है बच्चे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया है। पलायन वेग क्या है बच्चा, ऐसा वेग जिस वेग से कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड धरती से अंतरिक्ष की ओर फेंका जाए और वह सदा के लिए अंतरिक्ष में चला जाए और कभी भी धरती पर लौटकर वापस ना आए, तो ऐसे वेग को क्या कहा जाएगा, पलायन वेग कहा जाएगा। और ये धरती के लिए क्या है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर कोई भी वस्तु एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की गति से धरती से अंतरिक्ष की ओर रवाना होती है,
तो वो कभी भी धरती पर लौटकर नहीं आएगी। यही साथियों होता है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए क्या कहता है, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। तो यही आपका साथियों क्या होगा, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। बच्चों वायुमंडल में क्लोरीन गैस दूर दूर तक नहीं पाई जाती। ये किस लिए नहीं पाई जाती बच्चों, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील है और ये इसीलिए स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये किसी से क्रिया करके कुछ बना लेता है, तो क्लोरीन इस तरह रह नहीं जाता है साथियों। ठीक है। और बात करें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 78%। और साथियों उससे थोड़ा सा कम पाया जाता है कौन सी गैस, उससे थोड़ा सा कम पाया जाता है 21% साथियों पाई जाती है ऑक्सीजन। और शेष परसेंट में सभी अन्य गैसें पाई जाती हैं। ठीक है। ऑप्शन डी बच्चों आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यानी कि प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने दिया। बच्चों वैसे अगर बात करें तो ये सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। किसने दिया था, हाइगेंस नाम के व्यक्ति ने थे। हाइगेंस नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने दिया था साथियों, जो कि डच के वैज्ञानिक थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो मैक्सवेल ने भी बच्चों प्रकाश की तरंगों को क्या कहा, विद्युत चुंबकीय तरंग कहा। इसलिए हम ऑप्शन ए लगा देते हैं, क्योंकि मैक्सवेल ने प्रकाश की तरंगों को क्या कहा था, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो तरंग कहा तो इसीलिए हम मैक्सवेल को लगा दिए। ठीक है। ऑप्शन ए आपका बच्चों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कौन सा भारी जल है। तो बच्चे देखिए एक जल होता है और जल का सूत्र होता है H2O। ये होता है साधारण जल, यानी कि हल्का और साधारण जल। एक होता है भारी जल बच्चे, क्या होता है, एक होता है भारी जल जो कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, यानी कि DTO हो जाता है, यानी कि ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए बच्चों आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। आशा करते हैं आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में सभी प्रश्न आ रहे हैं। बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर सके और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। और चैनल पर अगर बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, अभी हम सारी जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए मान लीजिए बच्चों ये कोई क्या है, ये कोई पदार्थ है और इसमें साथियों ये छोटे छोटे कण विद्यमान है। ठीक है बच्चे, ये छोटे छोटे अणु या कण विद्यमान है। जब इसका तापमान हम लोग बढ़ाएंगे, इसका तापमान बढ़ाएंगे तो ये कण जो हैं अत्यधिक तेजी से गति करने लगेंगे, और जहां गति बढ़ी वहां पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो बच्चे गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि तापमान बढ़ाने से कणों की गति बढ़ती है और कणों की गति बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है बच्चों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों ये रहा, क्या कहता है, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या था बच्चों, उसका नाम क्या था ये आपको बताना है। उसका नाम बच्चों था अप्सरा। क्या नाम था, अप्सरा नाम था। इस बातों को याद रखिए। और ये कब साथियों स्थापित किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 1956 में, ये 1956 में स्थापित किया गया था। और ये साथियों 2010 से कार्य करना बंद कर दिया है। कौन, ये साथियों अप्सरा ने 2000 से कार्य करना बंद कर दिया है परमाणु रिएक्टर। जो इसमें साथियों ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल होता था, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सभी चीज इसमें ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता था। तो ऑप्शन ए बच्चों आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों देखिए क्या कहता है, कहता है निम्न में वायु दाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो वायु दाब किसके द्वारा नापा जाता है, वायु दाब बच्चों बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा, बैरोमीटर। और एनीमोमीटर के द्वारा हम बता चुके हैं बच्चे, हवा की गति यानी कि पवन वेग नापा जाता है। ठीक है बच्चों, पवन वेग। और एमीटर के द्वारा वैद्युत धारा मापी जाती है। और क्रोनोमीटर क्या करता है बच्चों, जलयानों में सही समय का
पता लगाता है। ठीक है, और ऑप्शन बी बच्चों इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाता है। बच्चों देखते हैं आगे। आगे बच्चा प्रश्न 40 ही थे। और साथियों एक गुजारिश आपसे है कि अगर यह वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कैसा लगा, और इसे अपने दोस्तों में शेयर बच्चों जरूर करें ताकि वह भी ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर सके और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। और चैनल पर बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका बेहतरीन तरीके से पीडीएफ मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।